दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट्स पर इस वक्त एक खबर बहुत गर्म है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग जो कुछ अरसा ही फॉरेन मिनिस्टर रहे और जून से वो गायब थे, ख़ास तौर पर जब अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन गए, उनसे मीटिंग के बाद उनका पता नहीं चल रहा था और आज ये खबर आई है कि वो अपने ओहदे से हटा दिए गए हैं। और चाइना के एक बहुत ही टॉप डिप्लोमेट जो पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रहे, वैंग यी, जो एक सेलिब्रिटी का भी दर्जा रखते हैं, वो बन गए हैं दोबारा से फॉरेन मिनिस्टर। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने कभी अपने आप के सिस्टम को डेमोक्रेसी क्लेम नहीं किया और ना वो करना चाहते हैं, मगर अजीब हौच पौच सा सिस्टम है, ना सोशलिज्म है ना पूरा कैपिटलिज्म है। लेकिन अगर चाइना की इकॉनमी देखी जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी पावरफुल इकॉनमी होने के नाते वो कैपिटलिज्म ही है। दूसरी तरफ दुनिया में जो जमहूरियतें हैं, वो लगता है कि जमहूरियतें नहीं हैं, वो सिर्फ वोट बैंक का नाम है। कोई ऐसा उसमें स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आता कि हम कह सकें कि ये जमहूरियतें जो हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो बरतानिया हो। ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर ये भी लोग कहते हैं कि चाइना जहाँ पे आज है वो ना होता अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती। ये सारी बातें हम बातचीत में आज लाएंगे ज़ेरे बहस प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर रोहतक से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब। हम बड़े शुक्रगुजार हैं, आप हमें समय देते हैं। ये बताइए, मैंने एक परिचय सा बांधा आज की डिस्कशन का और ये कहा कि क्या ये डेमोक्रेसीज टू डेमोक्रेसीज हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो इतनी बड़ी तब्दीली आई चाइना में, एक बड़े देश के फॉरेन मिनिस्टर को गायब कर दिया गया, अब वो नए फॉरेन मिनिस्टर आ गए जो पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, तो आपको चाइना का सिस्टम आज के दिन कैसा दिख रहा है? देखिए, चाइना के सिस्टम में 1940s के बाद कोई तब्दीली नहीं आई है। वहां इट्स द कम्युनिस्ट पार्टी इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन नॉर्मली, जो उनका लीडर होता है। ये माओ जेडोंग के टाइम से ये प्रथा चल रही है और आज भी उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो आज आपके व्यूअर्स को हम थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में बता देते हैं कि चाइना बना कैसे। तो चाइना एक ऐसा देश था जब जिसमें के अपने उनके किन डायनेस्टी के राज्य के बाद वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल सिविल वॉर्स होती ही रही। और चाइना का जो पड़ोसी मुल्क था, which was Japan, which became very very powerful over a period of time, और जापान ने कुछ हद तक चाइनीज टेरिटरी के ऊपर रूल भी किया है। तो ये सारे डायमेंशंस जो हैं चाइना में, ये चेंज होने शुरू हुए पोस्ट द रशियन रेवोल्यूशन। जो रशिया में जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुई, जिससे कि वो एक सोशलिस्ट स्टेट बन गई, उसका जो कैस्केडिंग इंपैक्ट है वो चाइना पे भी आ गया। बहुत सारे व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी कि 1930s में चाइना की कई प्रोविंसेस वर कॉल्ड चाइनीज सोवियट्स। That was the alignment of China with Russia at that point in time, कि वो अपने आप को चाइनीज सोवियत थे। अब फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने बहुत सारी टेरिटरी चाइना की ली, और जापान की एक टेरिटरी जिसको उस वक्त फॉर्मोसा कहते थे, और एक मेरे ख्याल से पेंगहू आइलैंड या ऐसे कुछ उसका नाम दिया जाता था। मोस्टली फॉर्मोसा, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं, वो जापान के अंडर था। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, उससे पहले 1942 में कायरो में एक मीटिंग हुई, 42-43 में, 42-43 अराउंड दैट टाइम। और वहां पे एक डिसीजन लिया गया है, जब ये वॉर हारना शुरू हो गए जापानी और जर्मन, कि ये जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसके ऊपर इसको काबिज किया जाएगा। तो 45 में जब जापान ने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर होने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस बने, पोस्ट टार्म कॉन्फ्रेंस हुई, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उस वक्त चाइना के ऊपर जो काबिज थे, उसको बोलते थे कॉमिनतांग।
कॉमिनतांग के जो लीडर थे उनका नाम था चियांग के शेक। चियांग के शेक साहब जो हैं वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और उन्होंने इस फॉर्मोसा आइलैंड को, ताइवान जिसे आज कहते हैं, उस पे उन्होंने कब्जा लिया। जिसके कब्जा लेने में, अब आप देखिए कैसे सिस्टम दुनिया बदलती है, कब्जा लेने में उनकी जो मदद की है वो अमेरिकन फोर्सेस ने की है साथ में मिलकर। तो ये जो टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1948, 49, 50, 51, 52 में चाइनीज सिविल वॉर हो गई, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कॉमिनतांग इनकी आपस में बहसो बहस होनी शुरू हो। अब आपस में इनके इंटरनल जो झगड़े हैं वो इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। अब इसके ऊपर हिस्टोरियंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। बहुत सारे कहते हैं कि ये इनके इंटरनल झगड़े हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट आ रही थी रशिया से और चियांग के शेक को सपोर्ट आ रही थी अमेरिका से, जिसमें इन द एंड इन 1950s, 51, 52, 53, अराउंड दैट पीरियड ऑफ टाइम, जो कॉमिनतांग है, चियांग के शेक, जो कि लीड कर रहे थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस वक्त इसको कहते थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो डिफैक्टो लीडर थे, उनको माओ जेडोंग और उनके साथियों ने मिलकर खदेड़ दिया। 4 महीने में जब उनको आहिस्ता आहिस्ता हर एक सिटी से खदेड़ना शुरू हुआ, तो वो ईस्टवर्ड मूव होना शुरू हुए और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और बहुत बड़ा सरमाया लेकर वो ताइवान में जाकर बस गए। इसको वो कहते हैं कि ग्रेट रिट्रीट ऑफ द जनरल सीमो। जनरल सीमो थे चियांग के शेक, वो अपने साथ ले गए तकरीबन 2-2.5 लाख 3 लाख लोग फौजी, और उनको लेकर और कुछ सरमाया भी ले गए। यूएस डॉलर्स उनके पास बहुत सारे थे, जिसकी उनके ऊपर एक्यूजेशन भी लगी कि ही हैड ऑलमोस्ट $200 million ऑफ यूएस डॉलर्स व्हिच ही टुक टू ताइवान विद इल इंटेंशंस, जिसकी वजह से जो लोकल जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने उनके ऊपर एक्यूजेशन भी की कि यही रीजन है, हम इनको हटाना चाहते हैं। तो व्हेन ही वेंट देयर, तो वो ताइवान में बैठकर उन्होंने रीग्रुप करा और उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दी, एक प्लान भी बनाया कि ताइवान एक दिन अपनी गवर्नमेंट को चाइना के ऊपर काबिज करेगा और चाइना के ऊपर कब्जा करेगा, क्योंकि एक्चुअल चाइनीज गवर्नमेंट, द रियल चाइनीज गवर्नमेंट इज इन ताइवान एंड दिस इज अ फेक गवर्नमेंट। ये एक नकली गवर्नमेंट है, माओ जेडोंग की सरकार नकली है। अब अगले कुछ टाइम में ये जो सरकार है ये नहीं बन पाई, मतलब वो अपने प्लान्स में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो चियांग के शेक साहब रह गए ताइवान में और माओ जेडोंग साहब रह गए चाइना में। अब आप देखिए हिस्ट्री कैसे डेवलप होती है कि यूएन में जो सरकार रजिस्टर्ड है, जो यूएन में जो कंट्री रजिस्टर्ड है, वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चियांग के शेक की। अब माओ जेडोंग साहब, इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिया में ये बात करते हैं कि इंडिया ने चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया है, जो इंडिया की वजह से बना। इसमें कुछ हद तक असलियत भी है, क्योंकि ये जो देश बना, जो जिसे आज हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, पीआरसी, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता था। रिपब्लिक ऑफ चाइना तो ताइवान में है and they are operating their government out of exile। तो इसके ऊपर यूएन रेजोल्यूशंस जब आए तो उस वक्त इस देश को कोई रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं था। तो इस देश को रिकॉग्नाइज करने वाली जो फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हैं, अमेरिका के अगेंस्ट, दिस इज अगेंस्ट अमेरिका, इंडिया ने उसमें पहल की और इंडिया ने ये कहा कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना which was the permanent member in the United Nations Security Council, वो अब क्योंकि ताइवान चला गया, नहीं जी, अब उनकी गद्दी जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दी जाए। और आप देखिए कि कैसे समय बदलता है। ये सारी बातें अर्ली 50s की हैं और 50s से लेकर 1961-62 तक वो हिंदी चीनी भाई भाई थे और 1962 में वो हिंदी चीनी दुश्मन हो गए। तो ये एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। तो चाइना में उस वक्त उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट करने के लिए, मैं उसको कनेक्ट करूंगा ये फॉरेन मिनिस्टर को की डिसअपीयरेंस को, तो उन्होंने व्हाट वाज कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन।
चाइना की जो ट्रेडिशनल ग्रीटिंग है, बहुत सारे लोग चाइनीज अगर नहीं जानते, ट्रेडिशनल ग्रीटिंग लोग समझते हैं कि वो है नी हाओ मा, विच मींस हाउ आर यू। एक्चुअली उनकी ट्रेडिशनल ग्रीटिंग नी हाओ मा नहीं है, उनकी ट्रेडिशनल ग्रीटिंग है नी चिलेमा। तो एक दूसरे से वो ये पूछते थे कि तुमने खाया या नहीं, इतनी गुर्बत थी चाइना में इन 1950s एंड 60s। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान चाइना में उन्होंने सारे जो नेशन के लोग हैं उनको कहा कि तुम एक ही तरह के कपड़े पहनोगे, चेयरमैन माओ की तरह। वो शर्ट बाहर निकली हुई और एक पैंट, 2 जोड़ियां मिलती थी, एक धो एक पहनो, एक पहनो और साल के बाद 2 जोड़ियां और मिल जाती। जो पुरानी जेनरेशन है, नई जेनरेशन को गांव में सरपंच खड़े करते थे, पुरानी जेनरेशन को नई जेनरेशन थप्पड़ मारती थी सबके सामने पब्लिकली। अपने माँ बाप को उनके बच्चों से थप्पड़ मरवाए जाते थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना का साथ दिया था और आप चाइना को ग्रेट बनने से रोक रहे हैं, और चाइना को ग्रेट बनने से जो चोर लोग, जो ठग लोग हैं, ये उनके सपोर्टर थे, इनको मारा जाए। और चेयरमैन माओ की और मिसेस माओ की जो प्रोपेगेंडा स्टोरीज हैं वो गांव-गांव और घर-घर में सुनाई जाने शुरू हुई, और वहां के जितने भी लोकल लीडर्स थे जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के सपोर्टर्स थे, जो चियांग के शेख के सपोर्टर्स थे, उनको ग्रेजुअली एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बाद इस सत्ता के ऊपर माओ जेडोंग, और माओ जेडोंग के बाद उनके जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो ही काबिज रहे। माओ जेडोंग लेट 70s 80s तक जिंदा रहे हैं, और जब वो मरे भी हैं तो उन्होंने अपना एक वारिस छोड़कर वो मरे हैं, अपना आदमी एक बिठाकर। तो डेन जियोपिंग आए उसके बाद, वो उनके ही बंदे हैं, देयर इज अ ट्रेडिशन। तो इस दौरान ये दूसरा इवेंट था जिसमें के ऑल दोज ओपोनेंट्स इन 1960s ऑफ माओ जेडोंग वर डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स, डिसअपीयर कर दिया। तो पहला इंसिडेंट तो 50s वाला है, जबकि उन्होंने लोग बंदे जो उनके जो कॉमिनतांग के सपोर्टर थे उनको हटाया, फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी के ओपोनेंट्स थे उन सबको हटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने 3 मेजर स्टेप्स और लिए। सबसे पहले इनकी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि जिनशियांग है, जिनशियांग मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, इट्स 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इट बॉर्डर्स विद कजाकिस्तान, रशिया, बहुत बड़ी प्रोविंस है। उसमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, परंतु 2.5 करोड़ जो लोग रहते हैं उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, उनको उइगुर भी बोलते हैं। ये लोगों के ऊपर इतनी तशद्दुद की जाती है, इतनी इन लोगों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू हैव प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे आर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। पर उसके ऊपर ना तो पाकिस्तान कुछ बोलता है, ना मिडिल ईस्ट कुछ बोलता है, कि वहां पर जो राइट्स हैं, माइनॉरिटीज और ये सब चीजें, ये सब भारत के ऊपर ही लाजमी होते हैं। चाइना के ऊपर, इतनी बड़ी प्रोविंस के ऊपर इतना ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं, उसके ऊपर कोई नहीं। सो उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया, दे रिमूव्ड ऑल देयर राइट्स, दे इम्पोज्ड कम्युनिज्म, एंड जो उनके ओपोनेंट्स थे दे डिसअपीयर्ड। तीसरी उन्होंने फिर कोशिश की 1959 में, जब दलाई लामा, तिब्बत इज ऑल्सो नियरली एज बिग एज जिनजियांग प्रोविंस। जो तिब्बत है, तिब्बत का जो साइज, अगेन अगर आप देखें मैप के ऊपर, इट इज वेरी लार्ज। कोई मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया होगा। इट इज दी जिसे कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड प्लेटो है। और वहां पर भी जो बुद्ध लोग रहते थे उनके ऊपर इतनी एट्रोसिटीज की गई कि वहां के जो लीडर्स थे उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल एक एयरपोर्ट बनवाया था। खैर वो तो कॉमिनतांग का टाइप पे ही बन गया था, एयरपोर्ट बनाकर के, ताकि उसमें इंकर्जन किए जा सके और चाइनीज आर्मी वहां आए। और वहां से इन्होंने 1959 में, लोगों को याद होगा कि दलाई लामा वहां से पैदल चल के अपने सपोर्टर्स के साथ इंडिया आए, और आज भी उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत से चल रही है। तो उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया। उसके बाद 62 में उन्होंने अरुणाचल के ऊपर अटैक किया और वहां से वो वापस चले गए। उनको यही दिखाना था कि भाई ये सब चीजें सारी डिस्प्यूटेड हैं। तो ये वाहिद ऐसी कंट्री है जिसके सबके साथ ही लैंड डिस्प्यूट्स हैं। तजिकिस्तान के साथ गोर्नो बदख्शान एरिया है, वहां उनके साथ इनका लैंड डिस्प्यूट है। इंडिया के साथ लैंड डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ लैंड डिस्प्यूट है, रशिया के साथ लैंड डिस्प्यूट है,
मंगोलिया के साथ लैंड डिस्प्यूट है, जापान के साथ लैंड डिस्प्यूट है, ऑफ कोर्स ताइवान तो उनका है डिस्प्यूट, और उसके बाद अभी बर्मा के साथ, अभी अगर वाटर टेरिटरी में आ जाएंगे तो और बहुत सारे देशों के साथ उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द मोर रिसेंट टाइम्स, 88-89 में तानामेन स्क्वायर अपराइजिंग जिसे कहते हैं, जाके स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, रातों रात लाखों लोग गायब हो गए, लाखों लोग, हजारों नहीं जी, लाखों। और उसको प्रोटेक्ट ऐसे किया गया है कि इसके ऊपर गूगल का, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक केस है कि गूगल सर्च में तानामेन स्क्वायर अगर आप डालते हैं तो वो तानामेन स्क्वायर की फोटोग्राफ्स आती हैं, पुरानी हिस्ट्री को वो चाइना में आप रीड नहीं कर सकते। उसको पढ़ने के लिए आपको google.com विच इज अमेरिकन गूगल, या फिर वो इंडिया में google.in में आप फिर भी उसको वो कर सकते हैं, बट इन चाइना आप अगर तानामेन स्क्वायर को सर्च मारते हैं तो आपको उसकी सर्चेस के बारे में नहीं, जबकि लाखों लोग उन्होंने स्टूडेंट्स को गायब कर दिया वहां से, और तो गायब करने की एक प्रथा चलती है। मोर रिसेंटली ड्यूरिंग द कोविड टाइम, द बिलियनियर जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, जैक मा, वो कई महीने तो गायब कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसीज में चाइना के अगेंस्ट बात कर ली थी। उनका एक बैडमिंटन टेबल टेनिस प्लेयर थी बहुत बड़ी, पैंग, उसको गायब कर दिया था। बिंग बिंग करके उनकी एक मॉडल एक्ट्रेस है, उनको गायब कर दिया गया था। तो ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का गायब होना कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये हिस्ट्री है लोगों को गायब करने की, लोगों को एलिमिनेट करने की। एज एंड व्हेन लोग इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं टू द टॉप लीडरशिप, वो उनको गायब कर दिया जाता है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ मोर मैलिएबल पर्सन हु विल टो द लाइन ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जी, आपने कहा कि वहाँ पे गायब करने का जो मामला है वो कोई नया नहीं है, और मेरा ख्याल है कि चाइना क्लेम भी नहीं करता कि हम डेमोक्रेसी हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं। अब जैसे वो हैं, जिसमें तिब्बत का मसला भी आपने बयान किया, वीगर मुस्लिम्स का मसला भी आपने बयान किया, मगर हमें ये एक रियलिटी भी नज़र आ रही है कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है चाइना में, और लोगों को अपने तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद प्रैक्टिकली एलिवेट किया है, पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ये रियलिटी भी है। तो इन दोनों जो तज़ादात को, कॉन्ट्राडिक्शंस को, कि एक तरफ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, दूसरी तरफ वो जनता को उठा रहे हैं, बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये रियलिटी भी है। तो ये दोनों आप कैसे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते देखते हैं? देखिए, चाइना एक गरीब मुल्क था, बहुत ही पुअर कंट्री, वेरी पुअर कंट्री इन विच मे बी oftentimes it is said that benevolent dictatorship is a very good form of governance. जहां डिक्टेटर हो और डिक्टेटरशिप बेनेवलेंट हो, उसका काफी बड़ा एग्जांपल अगर आप देख लें, सिंगापुर भी है। सिंगापुर में भी डेमोक्रेसी नहीं है और ना थी, और वहां पर भी सिंगापुर में भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और मेजर डेवलपमेंट की गई है, और सिंगापुर को दुनिया की अमीर तरीन देशों में उसका शुमार है, अमीर तरीन देशों में उसकी गिनती है। अभी चाइना ने भी पिछले 20 सालों में मिलियंस ऑफ पीपल उनको पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राहें नहीं। पर एट द सेम टाइम इसका एक कॉस्ट है। इसका कॉस्ट ये है कि इतने चाइनीज जो हैं, जो विदेश में जाते हैं because of the atrocities committed by their own government, number one. चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, उसकी वजह से हजारों चाइनीज विदेश में जाके बच्चा पैदा करते हैं क्योंकि उनको यहाँ इजाजत दी है एक चाइल्ड। उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, उसके ऊपर भी अगर फ्रॉम अ यूजेनिक्स पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम अ यूजेनिक्स पर्सपेक्टिव, उसके भी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्योंकि बहुत सारे देश आप देखेंगे ऐसे हैं जहां आबादी गिर रही है, इटली, जापान, ड्रास्टिक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स एक्चुअली रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। और जब एजिंग पॉपुलेशन होती है तो जो मॉडल ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब होता है कि यंग लोग
मेहनत करें, टैक्सेस दें, और जो ओल्डर लोग हैं वो उसकी सोशल सिक्योरिटी को एंजॉय करें। आज अगर आप देखें, यूके इज फेलिंग, दुनिया बात कर रही है, पाकिस्तान इज फेलिंग। मेरे ख्याल से हमारे शो का टाइटल ही होना चाहिए कि चाइना इज गोइंग टू इम्प्लोड एंड यूके इज गोइंग टू गो बैंकरप्ट। तो ये यूके के बारे में लोग बात नहीं कर रहे। यूके में आज मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी बिल्स। मैं खुद इंग्लैंड जाकर देख चुका हूँ, स्टोर्स के अंदर जो औरतें हैं, बेचारी बंदे हैं जो बेचारे, वो अपना वो कैलकुलेटर लेकर ना फोन के ऊपर खोलकर उसको आप गिन रहे होते हैं, ये 2 चीजें ज्यादा ले ली हैं। लोग अपने घरों में एक कमरे में सर्दी में हीट चलाते हैं और दूसरे कमरे में वो हीट नहीं चला पाते, और ऐसे वो गुजारा कर रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी का मॉडल जो है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो चाइना के भी वो प्रॉबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरा देखिए, आप लोगों को कब तक दबा पाएंगे? जिनशिंग प्रोविंस है, वहां पर इतने मुसलमान हैं, वो मुसलमान अपने राइट्स मांग रहे हैं। तिब्बत है, तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग हैं, वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। ताइवान के लोगों को आप थ्रेट कर सकते हो, बट ताइवान इज अमंग्स द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बाय द वे, ये आपको जानकारी होगी, ताइवान बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चियांग के शेख ने ऐसे रिट्रीट नहीं किया था 1930s और 40s में। इट वाज 6th और 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। उस वक्त शुगर बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती थी। और आज की डेट में अगर आप पीपीपी के हिसाब से देखें तो ताइवान की जो जीडीपी है, दैट इज अबाउट 1.7 ट्रिलियन। अगर आप नॉमिनल बेसिस पे देखें तो तकरीबन $800 बिलियन की उसकी जीडीपी है। छोटा सा मुल्क है, 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ के मुल्क में 800 बिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है। उसकी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $35,000 है। और अगर उसको पीपीपी बेसिस पे देखें तो $70-75,000 उसकी पर कैपिटा इनकम है। इट्स अ वेरी वेरी एफ्लुएंट स्टेट, और कोई छोटी स्टेट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और 2.5 करोड़ के करीब आबादी है। तो उसका भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। जापान के साथ जो आइलैंड्स का डिस्प्यूट है, तो ये एक एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है वो चाइना ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाएगा। उनकी सक्सेसेस ये हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड की है, बट दे मस्ट रियलाइज दैट ऑल ऑफ दिस इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। दे हैव नॉट प्लान्ड कि जिस दिन वो पेट्रोनेज खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा। फिर वो कंपनीज बस्ट होंगी, फिर वो फैक्ट्रीज जिसमें 40-40 हजार आदमी काम कर रहे हैं वो खाली होंगी। क्योंकि ये जो ग्रोथ है, ये चेंज इन चाइनीज ट्रेजेक्टरी जो है ना जी, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन्स, रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने चाइना के साथ रिश्ता खोला, क्योंकि अमेरिका ने तो रिश्ता ही बंद किया हुआ था चाइना के साथ 70s में, एंड हेनरी किसिंगर, जिसने इनके मुआहदे कराए कि लेट देम ओपन देयर इकोनॉमी। 1979 में चाइना ने जब अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट की, इंडिया से उन्होंने 12 साल पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी। दे हैड अ हेड स्टार्ट ऑन दैट, और उन्होंने दे हैव टेकन फुल एडवांटेज ऑफ द आउटसोर्सिंग of manufacturing of American and European companies, which is great, which is something, but they need to recognize that this has all happened with the patronage, and they cannot afford to have adversarial relationship with US and Europe in order to sustain. So while the strong communist hardcore dictatorial orders where you can remove an entire city to build a road, इंडिया में लैंड एक्विजिशन आपको करना हो ना कहीं पे, तो आपके नाक रगड़े जाते हैं, क्योंकि इंडिया में फार्मर को लैंड से हटाना बड़ा मुश्किल काम है। चाइना में तो आप पूरा सिटी पूरा एक दूसरी जगह ले जाते हैं, लोगों को अप्रूव करा देते हैं। चाइना डज नॉट गिव नंबर्स, बट जिसे कहते हैं कि लोकली डिस्प्लेस्ड पीपल, एलडीपी एक नंबर दिया जाता है। एलडीपी जो है वो चाइना में जो अनऑफिशियल नंबर्स हैं, इन द लास्ट 20 years there are more than 220 million LDPs in China। 220 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपने वहां से। ये आप करके दिखा दें कहीं पे। पाकिस्तान में अभी पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट चल रहे थे कि उनका तो फोकस
फिलिस्तीन और इजराइल रहता है, अपना देश तो उन्होंने फोकस करना नहीं है। तो कहते हैं जी वहां पर 1.5 मिलियन लोग जो है एलडीपीज हैं, सॉरी 1.5 लाख लोग एलडीपीज हैं वहां पर, 1.5 लाख पीपल, 150,000 पीपल एलडीपीज है जी, वो उनकी इजराइल उन पे जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स के हो, 2 मिलियन लोग तो पाकिस्तान में एलडीपीज हैं, जो लोकली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह, जो कि ज़रबे अरब जो इन्होंने क्या था वो इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था एनडब्ल्यूएफपी में, जो जो इन्होंने पश्तूनों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन हुआ है, 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की, ये डेमोक्रेटिक मुल्क जो है इंडिया जैसे ये सब चीजें नहीं कर सकते। So there are, you have to take care of the poorest of poor, the person who has been left behind, last person. Forced eviction भारत देश में is such a big challenge कि वो हम तो opposite side पे हैं, हमारे यहाँ तो किराएदार को निकालना मुश्किल है। We are on the other extreme. आप फार्मर को निकालना तो बड़ी दूर की बात है, आप किराएदार घर से नहीं निकाल पा रहे थे। अभी वो चेंजेस किए हैं एक्ट में, चलो जी किराएदार तो निकाल पाएंगे अब अपने घर से। बट सो चाइना इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। They have really done remarkably well in certain aspects in their development. They have done exceedingly well in manufacturing. They have done exceedingly well in creating free trade zones, port cities, from where they have been able to manufacture and send out products to various parts of the world. It became the manufacturing hub of the world. But at the same time, the human rights of people in Tibet, human rights of people in Xinjiang, human rights of people in bordering districts with Mongolia, and of course ongoing dispute with Taiwan will always be a bane. It's something that they have to handle. It is their responsibility, and they should handle it delicately. जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने की। डेमोक्रेसी का हम दूसरा एस्पेक्ट ये देख रहे हैं कि जो लंदन में, इंग्लैंड में हो रहा है, यानी आप ये कह रहे हैं कि उनकी इकॉनमी जिस बुरी तरह नीचे बैठ रही है, और हालांकि उनके यहाँ माइग्रेशन भी ठीक ठाक है, यंग लोग भी बाहर की दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी माइग्रेशन की वजह से इकॉनमी को सहारा नहीं मिल रहा। ऑन द अदर हैंड चाइना में ह्यूमन राइट्स की मैसिव जो है वायलेशंस हो रही हैं, मैसिव वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकॉनमी है, जो ग़ालिबन 16-17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास घूम फिर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेपनाह है। 220 मिलियन जो रफ फिगर्स हैं लोग लोकली डिस्प्लेस लोगों के होने के बावजूद, तिब्बतन्स के साथ बुरा हाल है, वीगर मुस्लिम्स के साथ बुरा हाल है, इस सब के बावजूद चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो आपको लगता है, जैसा आपने अभी पीछे कहा, कि इन प्रॉब्लम्स के साथ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के साथ चाइना कोई बहुत आगे जा सकेगा? अगर आपने ये भी एक फैक्टर उठाया कि अगर वेस्ट की जो पैट्रोनेज ना रही, मैं ये पूछता हूँ कि वेस्ट की पैट्रोनेज कोई फॉर द सेक ऑफ पैट्रोनेज नहीं है, उनकी अपनी ज़रूरत भी रही ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। तो अब चाइना बहुत सारी और दुनिया की कंट्रीज़ को भी माल दे रहा है, मिडल ईस्ट को दे रहा है, अफ्रीका को दे रहा है, वो भी अब कम हो रहा है। तो आपको लगता है कि फ्यूचर चाइना का इनफैक्ट क्या है आने वाले सालों में? देखिए जी, मैंने एक बार पहले भी स्टेट किया है कि मैं ये मानता हूं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका हैज कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इनोवेशन, entrepreneurial proclivity, commercialization of products and services, and changing what I would say the choices and preferences of the consumers. They dictate, they decide, they set the yardsticks. अब मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है, तो आप कहेंगे जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। बट ऑस्कर अवार्ड कौन दे रहा है? 600-700 अमेरिकन प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन है, जिनके पास फिल्में जाती हैं, प्रोड्यूसर्स उनको गुडीज भेजते हैं, प्रोड्यूसर्स उनको अपनी फिल्में भेजते हैं, वो उसको एक फॉर्म भर के कि ये फिल्म को मिलना चाहिए। इट्स अ मैसिव प्रोपेगेंडा। दैट्स व्हाई अमेरिकन फिल्म्स, लार्जर फिल्म, बिगर फिल्म्स व्हिच आर एबल टू push the envelope usually tend to figure in the top 5-6 movies and sometimes also end up winning that title. दुनिया में
सबसे अच्छी म्यूजिक एल्बम क्या है, बिलबोर्ड जी, बिलबोर्ड में नंबर 1 क्या है, सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है जी, वो कोई उनकी जो जेडी पावर्स है वो उनकी वो बताया जाएगा। दुनिया में सबसे अच्छा डिजाइनर कौन सा है, दुनिया में सबसे अच्छे होटल्स की रेटिंग क्या है, वो छोड़ें कि दुनिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो भी यूएस न्यूज बताएगी। तो अमेरिका ने दुनिया के लिए यार्ड स्टिक सेट कर दी, मेजरमेंट डिवाइसेस सेट कर दी। उन्होंने आपके जीवन में आपको बेवकूफ और कम अकल बनाने की कोई कमी नहीं छोड़ी, और हम लोग उससे फायदा भी ले रहे हैं और कम अकल हो भी रहे हैं। वी कॉल इट कन्फाइनिंग योरसेल्फ टू वॉलंटरी इम्बेसिलिटी। आप देखें कि जब आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं, यू डू नॉट हैव टू बी एन इंजीनियर टू परचेज अ लैपटॉप। द एंटायर इंजीनियरिंग बिहाइंड अ लैपटॉप इज कंडेंस्ड टू maybe 2 or 3 dimensions, and those dimensions are उसका रैम कितना है, उसके प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, उसकी हार्ड ड्राइव कितनी है। इसको कैटेगराइज करके, फर्दर कैटेगराइज करके उन्होंने कह दिया जी एक उसका प्रोसेसर होता है, उसमें i3, i5, i7 हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेटिंग ऑफ यार्डस्टिक, सेटिंग ऑफ बेंचमार्क, सेटिंग ऑफ इवैल्यूएटिव क्राइटेरियाज is something that the Americans have controlled for a fairly long time and will continue to control it. I believe that in the next 50 years, America will continue to dominate if they can handle the Chinese situation in a better manner, and if they can extricate themselves out of the war, the Russia-Ukraine war. They have very little. It is part of their strategic, by the way, gameplay. Once you extricate Ukraine from the Russian clause, then Russia does not become Russia no longer remains a European power. It becomes an Asian power. तो वो strategically खेल रहे हैं, पर अगर वो उसमें ना जाएं, because it may end up becoming another Vietnam for them. So my prediction is that US will continue to dominate for 50 years if they can handle China and somehow extricate themselves from this current situation that they are in. As far as China is concerned, it is in Chinese interest, as a matter of fact, to now be magnanimous. They are big. They should not act like a सूदखोर nation, कि जहां वो लोगों को डेट ट्रैप में लेकर और फिर उनके अपनी मनमर्जियां चलाते हैं। वो चीजें जो है ना उतनी देर तक ही चलती हैं, जब एक आदमी की दीवार के साथ उसकी पीठ लग जाती है फिर वो रिएक्ट करेगा। वो चाहे चाइना चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान इज इन अ मैसिव डेट ट्रैप ओइंग टू कि भाई उन्होंने ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो ये बना रहे हैं, जो चाइना से वो रोड काराकोरम हाईवे से जाकर वो ग्वादर पोर्ट तक लग जाए। ग्वादर पोर्ट की टोटल वहां पर टोटल जो फ्रेट और टोटल कंटेनर्स कितने आ रहे हैं, that would be 1/50th that of maybe कराची से, तो कंपैरिजन में मेरे ख्याल से 1/10 होगा वहां। इट इज नॉट इजी। ये जो ख्वाब दिखा दिए जाते हैं सरकारों को, ब्राइबरीज की एलिगेशंस होती हैं, पैसे की एलिगेशंस होती हैं, इसमें काफी हद तक सच्चाइयां होती हैं कि हाउ द गवर्नमेंट्स बिकम करप्ट एंड दे टेक मनी, दे टेक दीज डेट्स एंड देन दे बिकम ट्रैप्ड इन दैट डेट। तो चाइना को अगर फ्यूचर में अपने आप को एक रेलेवेंट पावर बनाना है, वो पावर ऑलरेडी है, बट अगर उनको रेलेवेंट पावर बनना है, then they must act magnanimously and they should their success was in non-aggressive growth. Once they start becoming aggressive and try to they'll be cut to size by the Europeans and Americans. यूरोप और अमेरिका एक ही है, यूके कनाडा और अमेरिका तो एक ही हैं। बहुत सारे लोगों को एक और जानकारी देता हूं, इररिलेवेंट जानकारी है, कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जो है, जहां से अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी जापान की हिरोशिमा नागासाकी, ओनली इंसिडेंट ऑफ यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन, उन्होंने एटम बम फेंका था, वो भी एक 3 कंट्री प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट एन अमेरिकन प्रोजेक्ट, एंड इन ऑर्डर फॉर देम टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स दे हैव टू हैव कंसेंट ऑफ 2 आउट ऑफ द 3 पार्टीज, ब्रिटेन, Canada and US. This originally the development was started in UK, but because उनको safe haven चाहिए था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स थी, अमेरिका ने उस प्रोजेक्ट को आके किया। आपके ओपेनहाइमर, अभी एक फिल्म भी आई है, बहुत बड़ी फिल्म है, हमारा
आज के शो में अगर ये भी दिखाया जाए कि ओपेनहाइमर जो फिल्म है उसमें ये दिखाया गया है जो बम कैसे बना है, किस तरह बना गया. ऑफ कोर्स दे हैव टेकन सम लिबर्टीज एंड दे आर नॉट डीलिंग विद द एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ यूके प्लेड द बिगिनिंग, और उसके बाद कैनेडियन रिसोर्सेज उसमें गए हैं. और यूके और कनाडा तो एक ही चीज है वैसे भी, कॉमनवेल्थ का वो हेड ऑफ द स्टेट एक है. तो इट वाज ए जॉइंट प्रोजेक्ट. और ओपेनहाइमर फिल्म जो है उसमें ये दिखाया गया है. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स चाइना में हुई, चाइना के सिटीज बड़े हैं, चाइना में ग्रोथ हुई है, पॉवर्टी एलिविएशन हुआ है. ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड बिकॉज दे हैव पुट देयर हेड्स डाउन एंड दे हैव वर्कड and they have got people to work. But once you start aggressive posturing against the nations, the very hands that they fed you, तो फिर उसका नतीजा तो होगा. And वो कहते हैं ना कि when you are at war, you have already lost. तो दोनों साइडों के नुकसान होंगे और उसमें चाइना का नुकसान ज्यादा होगा. जी, आपने बड़े अच्छे कंपैरिजन किए. आपने कहा कि जहाँ पे चाइना जैसे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मॉडल के, मैं उसको ना सोशलिज्म समझता हूँ ना कम्युनिज्म समझता हूँ, डिक्टेटोरियल मॉडल है उनका. लेकिन ये रियलिटी भी है कि वो किसी एक शख्स की डिक्टेटरशिप नहीं है, सिस्टम की डिक्टेटरशिप है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं. उनकी अपनी प्रोपेगेंडा है. और जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, जैसे अमेरिका की आपने बात की कि वो हर चीज़ उनके कंट्रोल में है. सारे जो बेंचमार्क हैं वो दुनिया में आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, पॉलिटिक्स, इकॉनमी, हर जगह पे बेंचमार्क वही तय करते हैं. अब हम भारत की तरफ आते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इस वक्त इकॉनमी बनने जा रहा है. चौथी बड़ी इकॉनमी तो हो चुका है. भारत दुनिया की पैरेलल ग्रेट सिविलाइजेशन है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बाद भारत की सिविलाइजेशन हमें नज़र आती है. इवन जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है उसकी भी डेरिवेशन हमें भारत से ही नज़र आती है, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे कन्फ्यूशनिज़म हो, जो भी हो. लेकिन भारत की डेमोक्रेसी के जहाँ भारत को बेतहाशा फ़ायदे हुए, वहाँ हमें अपरेंटली कुछ नुकसान भी नज़र आए. वो ये है कि तरक्की इम्पीड हुई, यानी तरक्की रुकी, उस तरह आगे नहीं जा सकी. तो आप इस वेस्टर्न मॉडल, चाइनीज़ मॉडल, इन दोनों को सामने रखते हुए भारत की जो ग्रेट सिविलाइजेशन और ग्रेट इतिहास है उसके कॉन्टेक्स्ट में अब भारत को आगे जाता कैसे देखते हैं? देखिए जी कि एक तो भारत की जो हमारी जियोग्राफी है और जो हमारे यहाँ के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत डाइवर्सिटी है. तो मुझे तो ये लगता है कि ग्रोथ का अगर हम एक ही मायना मान लें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्लो हुई है, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हुई है. पर वी आर डूइंग very well, at least in the last 20 years we have done, 30 years we have done very well. 30 years ही लगा लें तो इकोनॉमिकली. पर अगर आप देखें तो ट्रू डेमोक्रेसी भारत में ही है. आज भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, पर ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है. और ट्रूली डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म थ्रू कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर ये एक्टिविटी चल रही है. बहुत सारी स्टेट्स हैं, बंगाल से स्टार्ट हो जाइए, बिहार देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, यहाँ पर साउथ में आप चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरला चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है. तो इससे बड़ा डेमोक्रेसी का क्या उदाहरण हो सकता है कि देयर इज पीपल्स विल, लोगों की विल है. ट्रांसफर ऑफ पावर भारत देश में इतनी स्मूथली होती है. अगर आप इसको अमेरिकन डेमोक्रेसी से कंपेयर करें तो अमेरिकन डेमोक्रेसी में ऐसा जो सिस्टम है कि अगर आप उसको हिस्टोरिकली इवेल्युएट करना शुरू करें तो अमेरिकन डेमोक्रेसी लार्जली वाज डोमिनेटेड बाय पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड फ्रॉम द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस. अगर आप पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको आप स्टडी करना शुरू करें तो इट स्टार्ट्स विद हैरी ट्रूमैन हु वाज अ जनरल से शुरू होता है. फिर कैनेडी साहब इज अ बिलियनियर, उनके पिताजी भी बिलियनियर थे. उसके बाद अगर आप आगे आना शुरू हो जाएं, चाहे वो आप निक्सन को पकड़ लें,
या आप फोर्ड को पकड़ लें, या ये सारे दे आर ऑल मल्टी मिलियनियर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर लॉयर्स, most of them are professors from highly ranked institutions and coming from well-off families, barring Bill Clinton, who married into a very rich family. Hillary Clinton is from a very rich family and is also a lawyer from a very good university, Arkansas. से उन्होंने मेरे ख्याल से लॉ उन्होंने कहीं और से किया है, but they are lawyers, they are very well. Whereas भारत देश में आप देखें, the testimony of our truly democratic structure is, आप साउथ से शुरू हो जाइए, जयललिता, एमजी रामाचंद्रन, एनटी रामा राव, आज अब ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, और अगर आप इस तरफ आ जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, पंजाब में चले जाएं प्रकाश सिंह बादल, और अगर आप और थोड़ा सा अभी जो हमारे शिवराज सिंह चौहान, अगर आप जो इन लोगों का, बस योगी आदित्यनाथ, इनका बैकग्राउंड देखें, ये भारतीय इंस्टीट्यूशन जो हमारी भारत की इंस्टीट्यूशन के पढ़े लिखे मॉडेस्ट बैकग्राउंड से उठे हुए, जमीन से जुड़े हुए लोग, इनकी सक्सेस है. दिस इज ट्रूली डेमोक्रेटिक. दे डिड नॉट बिलोंग टू अ क्लब, दे डिड नॉट बिलोंग टू an elite institution to back them. They did not have industrialists supporting them क्योंकि ये बहुत smart हैं, ये बहुत highly educated हैं. They have come because they understood the pulse of the people, because they were the people. They were at the grassroots. तो भारत का फ्यूचर जो है, और भारत की डेमोक्रेसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजीन्यूटी लोगों की है, यहाँ सरकार का जो ज्यादा से ज्यादा जो रोल होगा, दैट इज फैसिलिटेशन या दिशा दिखाना, इससे ज्यादा रोल नहीं. लोगों की इंजीन्यूटी, जो टेक्सचर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, दे आर सो डिवोटेड टू प्रोग्रेसिंग. वो जो बंदा जो आज की डेट में सड़क के ऊपर अगर वो दौड़ दौड़ के चने बेच रहा है, तो ही इज लुकिंग फॉर अ स्पॉट कि उसको रोड साइड पे कहीं शैंटी मिल जाए, कि उसे दौड़ दौड़ के वो ना छोले बेचने पड़े, वो वहां पे छोले भटूरे साइड पे शैंटी, जिसके पास शैंटी है, ही इज लुकिंग फॉर वेज to regularize that shanty, कि वो shanty where he is operating, उसको सरकार रेगुलराइज कर दे, ताकि वो एक्चुअल तरीके से मीटर लगा के बिजली करवा ले. जब वो रेगुलराइज हो जाएगी, फिर वो ढूंढेगा रास्ता कि किसी तरीके से मुझे एक दुकान मिल जाए. वो दुकान मिल जाएगी, फिर वो कहेगा इस दुकान से मैं कहीं मॉल के अंदर कुछ. एवरीबडी, पीपल एट द बॉटम, this is the ingenuity of people, this is the industriousness of people, this is the honesty of people and belief in progression. So the future of India is not dependent on the government. The future of India is rested in the hands of people of India, and it is very safe because the people of India devoted towards improving their lives. They have seen thousands and thousands of years of dark ages and thousands of years of atrocities, but it has not impeded their spirits. Their spirits are very high, and I'm quite confident that now that we have a facilitating environment, we are already on PPP basis, we are the third largest economy. On the nominal basis, we are fourth, और जल्दी third हो जाएंगे. On nominal basis, the remarkable achievement and the schemes of government. आज मैं आपको ये, आपके viewers को ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश में disease से, बीमारी से शायद कुछ लोग मर जाएं, या ऐसे flooding आ गई, ऐसे कुछ disease spread हो जाए, लोग मर जाएं. भूख से भारत में कोई नहीं मर सकता. Free food है. Public distribution system, our public distribution is state of the art, is one of the world's best. जहां लोगों को खाना पीना कपड़ा मुफ्त में मिल रहा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग सो कॉल्ड हैं, उनको ये सब चीजें मुफ्त. इलाज सरकारी अस्पतालों में, मैं ये नहीं कहता उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि वहां पर सरकारी अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट आपके लिए क्यूइंग सिस्टम बना हुआ है कि आप जाएं और आपको फौरन वो अटेंड कर लेंगे. दे आर, बट द इलाज इज देयर. Best doctors are there in Sarkari hospital, and they will be able, if you are there and you get into get a bed, आपका इलाज फ्री है, गरीबों के लिए इलाज मुफ्त है. तो future of India is bright, and the democracy of India will remain bright. It is not the American system जहां पर के जॉर्ज बुश और एल गोर की सिचुएशन आ जाएगी कि एल गोर के पास पॉपुलर वोट सबसे ज्यादा है और फिर भी जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बन गए. ये डेमोक्रेसी बड़ी रेजिलिएंट है,
और अनलाइक दी टुडे बाइडेन साहब के पास आप देखें कि ऑल्दो ही इज द प्रेसिडेंट, बट वो उनकी उनकी आप रेटिंग्स देख लीजिए, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो मेरे ख्याल से वो 20s में चल रही है। जस्टिन ट्रूडो, उनकी अप्रूवल रेटिंग लास्ट आई रेड वाज 32% और वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद अगर आप आ जाएं यहाँ इन यूके, वहां तो मेरे ख्याल से अप्रूवल रेटिंग देनी बंद कर दी है उन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली। भारत देश में देखिए, देयर इज फेथ इन द गवर्नमेंट एंड द अप्रूवल रेटिंग्स रिमेन हाई एंड पीपल वर्क वेरी हार्ड टू कीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल वांट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भारत में, आप यकीन कीजिए हमें उस लेवल का कनाडा अमेरिका में नहीं दिखता। ये सब अपनी जगह पे बातें ठीक हैं, और जो लोगों की रेजिलियंस की जो मैनिफेस्टो है वो भी ग्रेट है। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जो छोले बेच रहा है भाग भाग के, उसकी कोशिश है उसको कोई रेडी मिल जाए, जिसके पास रेडी है उसकी ख्वाहिश है कि दुकान में चला जाए, जिसके पास दुकान है उसकी ख्वाहिश है कि माल में चला जाए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन एक बात जो हमें कनाडा में बैठ के कमी के लेवल पे महसूस होती है, आखिर में उस पर रोशनी डाली है, वो कमी हमें ये महसूस होती है कि भारत जो इस वक्त आर्ट और कल्चर का इस वक्त भी एक बहुत बड़ा सेंटर है और हज़ारों सालों से रहा, लेकिन हम अपने जो ब्रांड्स हैं आर्ट के, वो हम दुनिया पे इस्टेब्लिश नहीं कर सके उस लेवल पे। हमारा नोबेल प्राइज़ राइटर लिटरेचर में टैगोर के बाद हमें कोई नज़र नहीं आता। यानी 1.4 बिलियन लोगों का देश है। इंटरनेशनल म्यूज़िक में AR रहमान की बात होती है, लेकिन हमारे पास AR रहमान से हट के भी सैकड़ों बड़े फ़नकार और परफॉर्मर हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ रहे। हमारी फिल्म ग्रेट फिल्म मशीनरी नहीं है जी, हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, तो सब कब बनेगी ये आपसे जानना चाहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मशीनरी ये बना नहीं पाएंगे, मशीनरी हमें एक्वायर करनी पड़ेगी। ब्रांड बनाना जो है वो इम्पॉसिबल की तरह एक चीज हो चुकी है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नोबेल प्राइज, अब नोबेल, व्हाई शुड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बी द बेंचमार्क फॉर गुड लिटरेचर? Why should Oscar award be the benchmark for the best movie? आप देखिए मूवी का पर्पस क्या है। मूवी के दो पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस होता है टू गिव अ मैसेज, ठीक है ना जी, रिफ्लेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी, उसके थ्रू एक मैसेज। सेकंड पर्पस इज एंटरटेनमेंट। गोविंदा की फिल्म हाईली एंटरटेनिंग होती है, वो मैसेज भी दे देती है, कभी कभी भाई बहन का, बाप बेटे का मैसेज भी दे देती है। परंतु फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, इट मे बी इवन बेटर देन अ हॉलीवुड मूवी। ये हो सकता है कि वो उसमें क्राफ्ट पर्सपेक्टिव में, फ्रॉम द फाइननेस ऑफ द एंगुलैरिटी ऑफ द editing, or from the cinematography perspective, maybe we are not that, or animation and so forth, we are not. So ये benchmarking जो है ना, मैंने यही तो बताया कि benchmarking हम बहुत पीछे रह गए, तो इंटरनेशनली हम इसलिए नहीं आ पाते। अब मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ कि A.R. रहमान साहब को एक गाना था जय हो, उसके लिए स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला। डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट वर्क ऑफ A.R. रहमान? रोजा, बॉम्बे, रंगीला में उन्होंने जो म्यूजिक दिया है वो जय हो के कंपैरिजन में तो मतलब, और जय हो के लिरिक्स जो हैं वो कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिरिक्स तो है नहीं। और गुलजार साहब, उसमें कुछ गुलजार साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया लिरिक्स लिखे होंगे। तो द हार्ट ऑफ द मैटर इज द बिगेस्ट, इसके ऊपर मेरी किताब है एक्चुअली, द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट दैट इंडिया हैज हैड इज इट्स फिल्म मेकर्स। The filmmakers which had an international presence. At one point in time, Indian films dominated North Africa, Middle East, even parts of the Eastern Bloc. आज भी मैं सेंट्रल एशिया में जब जाता हूं, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में मिथुन चक्रवर्ती और राज कपूर को आज भी याद किया जाता है। So that could have given us a segue. अच्छा, भारत देश में और पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया का म्यूजिक जो है, BTS और ये सब, ये सो पॉपुलर क्यों पॉपुलर हो गया? ये
they have been able to push their narrative through the benchmarks. उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसमें मैं कुछ खुशखबरियां आपको दे सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा YouTube का चैनल जो है, जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इट विल बी वेरी हार्टनिंग फॉर यू, इट इज टी सीरीज। टी सीरीज, यस। भारतीय गाने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल सुनते हैं, लोग सुनते हैं, और वो गाने जो हैं वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दैट इज अ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। हाउएवर, I 100% endorse your view. We have not had a strategic plan for demonstrating and showcasing our architecture. अरे आज से 1500 साल, 2000 साल पहले, and we have taken a very defensive position. We should have taken a very aggressive position. आप ये देखिए, राम सेतु जो कि एक ब्रिज है between the southernmost part of India, तमिलनाडु में, and श्रीलंका, वो अगर आप वहां पे जाए ना, आप धनुषकोडी में, आपको आंखों से दिखता है कि there is a रॉक ब्रिज बना हुआ है। उसको हमें डिफेंड करना पड़ता है दुनिया से। द्वारका का जो सिटी है वो सबमर्ज है, द्वारका शहर है वो सबमर्ज है, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। मैं नहीं मानता कि किसी और रिलीजन को या किसी और कल्चर को आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देने पड़ते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और भारत में वो देने पड़ते हैं। श्री राम को भी यहां पर अपने बर्थ सर्टिफिकेट और अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, स्क्रिप्चर एविडेंस देना पड़ता है कि मैं एग्जिस्ट करता था। सो इंडियंस एंड इंडियन गवर्नमेंट्स and Indian administration has been taking this far too defensively. Nobody asks for the archaeological evidence of the religions of the West or of the Middle East. उनसे कोई नहीं पूछता, उनसे कोई स्क्रिप्चर एविडेंस नहीं मांगा जाता। तो ये जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्चर आज की डेट में क्या, अच्छा पिरामिड्स, there are pyramids, even better, higher pyramids भारत देश में है। pyramids of, you know, वो Egyptian pyramids की बात करते हैं। There are evidences in the old buildings of telescope बना हुआ है, आज से 1200 साल पहले उसमें टेलीस्कोप से बंदा देख रहा है, टेलीस्कोप से। सर्जरी में, you know, सुश्रुत के वो रिटन आर्किटेक्चर, उनके स्क्रिप्ट्स हैं, उनके स्क्रिप्चर्स हैं। This is all there. Our push, unfortunately, as you have mentioned, we have been very defensive. ना हम अपनी किताबें, अपनी लिटरेचर, अंग्रेज आकर हमारी किताबें ट्रांसलेट करके लेके जाते हैं। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको विद क्लोजिंग एन एग्जांपल आपको देता हूं। कौटिल्य अर्थशास्त्र is one of the most prominent texts on governance in the world. It's an authority. चाणक्य की नीति जो है वो अथॉरिटी है। आपको ये पता है कि उसके ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो विलुप्त हो गई थी, इट वाज लॉस्ट एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश पर्सन, आई बिलीव जस्ट अबाउट आई थिंक अबाउट 100 years ago or so इन वाराणसी, और वहां से फिर उसको ट्रांसलेट किया गया, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव दैट, बट ये सीजन दे वर लॉस्ट। सो मेनी ऑफ आवर पांडुलिपीज जिसकी जो कि गुम हो गई हैं, many of them have fortunately found a home in German museums, in British museum. Some of them are still there. And by the way, California में उनके म्यूजियम के अंदर, कैलिफोर्निया में ये उनके जो लॉस एंजलिस के म्यूजियम में, वहां पर आपको हजारों पांडुलिपियां मिल जाएंगी। We have lost that. So हमने अपनी धरोहर को ना प्रोटेक्ट किया, ना हमने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि कैसे हम उसको बताएं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में, ये तो फॉर्चुनेटली टुडे देयर इज यूबिक्विटी ऑफ इंटरनेट, एंड इन द लास्ट 10 years or so डेटा इज वेरी चीप। बाय द वे, चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड भारत में है। 500 रुपए में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, आप जितना मर्जी यूज करें। सो दिस हैज रिजल्टेड इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियंस इन द लास्ट 10 years, क्योंकि वो खुद पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड से, यूएस से लोग वो स्कैन कर करके पीडीएफ बना बना के लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं भाई तुम अपने देश में देखो, तुम्हारे यहाँ पे कितना आर्किटेक्चरल एविडेंस है, तुम्हारे यहाँ पर कितनी प्रोग्रेशन है ऑन अरिथमेटिक, ऑन अकाउंट्स, ऑन इकोनॉमिक्स, देयर इज अ लिटरेचर। सो हमारे इंस्टीट्यूशन में, बाय द वे, वी हैव अ कोर्स कॉल्ड इंडिया नॉलेज, जिसमें हम ये सब पढ़ाते हैं हमारे एमबीए स्टूडेंट्स को, कि हाउ ये हमारे देश की धरोहर है।
So I must tell you that your question is so profound. मुझे लगता है इसके ऊपर एक अलग से शो करना चाहिए कि हम लोगों ने we have really not done a good job at all in showcasing some of our history, our heritage. बहुत अच्छी आपने बात की और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि हम आने वाले दिनों में इस सब्जेक्ट पे एक अलग से शो करेंगे, बल्कि एक नहीं कई शो करेंगे। हम आपके बहुत धन्यवाद हैं कि आज आपने हमें हर हफ्ते की तरह वक्त दिया और आपसे बातचीत हमेशा बड़ी ही मीनिंगफुल रहती है। हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा के। और व्यूअर्स, मेरी जो बातचीत हर हफ्ते प्रोफेसर धीरज शर्मा के साथ हो रही है, मुझे उसका बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है। ये वो बातचीत है जो हम करंट दुनिया के जो हालात हैं उनको जोड़ते हैं फ़िलासफ़िकल डिबेट्स के साथ, उनको जोड़ते हैं डीप एनालिसिस के साथ। ये बातचीत हम हर हफ्ते करते रहेंगे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप अगर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो यूट्यूब के इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी ऐप्स अमेज़ॉन, फायर, रॉको, एंड्रॉयड और एप्पल पे डाउनलोड कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.